जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर साथियों देखेंगे जिस मॉडल पेपर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले साथियों पूरी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के 50 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैथ के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जैसा पेपर आपका इस बार आने वाला है तो हूबहू साथियों तकरीबन वही क्वेश्चंस आप आज की इस वीडियो में यहां पर देखेंगे। तो क्लास में साथियों अगर आपने एंट्री कर दी है तो पूरी क्लास को एंड तक देखकर जाइएगा अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन है साथियों? तो सतीश कुमार, यह भी हाल फिलहाल में ही भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और कार्यकारी अधिकारी बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु इनमें से कौन सा है? तो अगर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है तो मैं कहूंगा हाथी है, जिनका भी आंसर यहां पर बी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है साथियों? कोलकाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर तो साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि बेंगलुरु शहर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु शहर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अच्छा, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस साथियों हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है साथियों? हुबली में। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कब राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की? यहां पर से आपके 3 सवाल बनते। एक तो पहला सवाल पूछा जाएगा कि राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में कौन से समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। पूछा जाएगा कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। और कब की साथियों अगर यह आपसे पूछ लिया जाए तो 1828 में की। ये तीनों बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए साथियों आज की इस वीडियो में ये क्लास 1 है, पहला मॉडल पेपर है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल मैंने शून्य से शुरू किया है। और अगर आप वाकई में साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ एसआई में या आरपीएफ कांस्टेबल में तो ये पहली क्लास है। आप साथियों अपने एग्जाम तक अब मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास आपको डेली दूं जिसमें 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के प्लस करंट अफेयर के हो, जैसे आपके एग्जाम में आए। उसके अलावा रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो और मैथ के भी क्वेश्चन हो, और डेली एक्सपेक्टेड पूरा मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा। मेरा मानना है कि अगर आप ये चीजें अपने एग्जाम तक कर लेते हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आरपीएफ में सिलेक्शन होने से साथियों रोक दे आपका, ठीक है ना। तो आप बहुत ईमानदारी से डेली क्लास देखेंगे। तो इसलिए अगर आप साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो कुल मिला के साथियों आप दोनों ये काम कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों चैनल को। अब उसके बाद देखिए इस सवाल का जवाब बताइए, कह रहे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी साथियों। एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इनका नाम है साथियों एडविन लुटियंस। क्या नाम था इनका? एडविन लुटियंस इनका नाम था। और दिल्ली में जो इंडिया गेट है ना साथियों, इसका डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। उसके बाद देखिए बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि
1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी, यानी कि जो भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी, ये किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। और कब शुरू की थी अगर आपसे पूछा जाए तो 1793 में शुरू की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण इनका नाम है, और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। यह किसका कथन है साथियों? तो आपको मालूम होना चाहिए महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी, यानी कि किसने ये बात कही थी? ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो ये किसका कथन होगा? महात्मा गांधी जी का कथन होगा। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सर्जन की साथियों पहल की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने की थी साथियों? लॉर्ड रिपन ने की थी। उसके बाद देखिए इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। रॉलेट एक्ट साथियों ये कब पारित हुआ मुझे बताइए? तो रॉलेट एक्ट तो साथियों 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1919 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब आपको ध्यान पता क्या क्या रखना है कि कौन कौन से कथन सही है, वहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। देखिए जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो यहां पर अगर साथियों बात करते, देखिए उसके बाद कहा गया है कि जलियांवाला बाग घटना जो थी ना, ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। बिल्कुल, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा को एकत्रित हुई थी। तो ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। उसके बाद लिखा है जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम था। यह बात भी बिल्कुल सही है, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट की अगर बात करें, इसके विरोध में ही ये जलियांवाला बाग जो है वो जनसभा की गई थी। रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी बिना मुकदमे के किसी वजह से साथियों बिना किसी वजह से कैद कर लिया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ना, ये कथन नहीं सही है, नहीं सही है। तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ये तीनों की अगर बात करते, तीनों महान पुरुषों की अगर बात करते, ये सातों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी घोषणा किसने की थी? तो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई थी। आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? देखिए इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो पहले तो साथियों भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष साथियों कौन थे बताइए? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसलिए सवाल आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो अगर बात करते हैं साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो आपको मालूम होना चाहिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। साथियों देखिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर होते जा रहे हैं। भले आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो, इसका असर आपको, इसका फायदा आपको पता कब देखने को मिलेगा? जब आप साथियों एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और क्वेश्चन साथियों
लगातार आपके सामने इसी टाइप के और यही क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आपके मनोमस्तिष्क में जो आप अभी साथियों स्टोर कर रहे हो ना क्वेश्चंस और उनके आंसर, ये तुरंत आपके मनोमस्तिष्क से साथियों निकल पड़ेंगे और आंसर फटाफट साथियों आप लोग यहां पर लगाते रहेंगे। लेकिन एक शर्त है, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो ये फिर नहीं साथियों फीड हो पाएंगे। आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। ये समझ लीजिए एग्जाम तो आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी पास करना। इतनी तैयारी आपकी करा दूंगा कि बहुत अच्छे नंबरों से साथियों एग्जाम को पास करो आरपीएफ के। चलिए, तो सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, क्योंकि देखिए बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। अगर बात करें साथियों जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था फरवरी 2024 में, उसमें हजारों हजार के हिसाब से सिलेक्शन दिए। अभी जो यूपी पुलिस का साथियों एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट आने दीजिए, हजारों हजार हिसाब से साथियों वहां पर सिलेक्शन दिए गए हैं। और एमटीएस का साथियों मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। अभी जो 2024 का पेपर हुआ है ना एसएससी एमटीएस, उसमें जब रिजल्ट आएगा बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। तो अब साथियों आपकी बारी है, यानी कि अब साथियों आरपीएफ की बारी है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। देखिए खालसा पंथ की जब हम बात करते हैं तो खालसा पंथ की साथियों स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गोल गुंबज ये कहां पर है? ये तो साथियों कर्नाटक में। कहां पर है? ये कर्नाटक में। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो आपको बता देना साथियों गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं साथियों सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? देखिए शुरुआत की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने साथियों इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात चल रही है। माना जाता है कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके आगरा को किसने बसाया? तो आगरा को किसने बसाया साथियों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए साथियों आपकी जो आरपीएफ की जब हम बात करते हैं तो जीके की अगर बात करें और उसके अलावा करंट अफेयर की बात करें, इन दोनों से साथियों पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जीके में साथियों हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, साइंस भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी, करंट अफेयर भी होगी इन 50 क्वेश्चन में। तो साथियों डेली यहां पर आपको एक ऐसा एक्सपेक्टेड पेपर मिलेगा जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में साथियों काफी होगा। उसके अलावा रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, मैथ के भी क्वेश्चन होंगे। तो थोड़ा सा सब्र से बैठे रहिए, तसल्ली से बैठे रहिए साथियों। सिलेक्शन तो इस बार मैं आपका करवा के छोड़ूंगा। देखिए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये तो साथियों सोवियत संघ से लिए गए हैं। कहां से? सोवियत संघ से लिए गए हैं। आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए कहने के, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद देखिए कह के कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो मैं कहूंगा जो कानपुर है ना, कानपुर ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? क्या स्वच्छ भारत उपकर लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था? नहीं। मशहूर हस्तियों से सड़कों की सफाई कराने के लिए शुरू किया गया था? नहीं। भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए मिशन शुरू किया गया था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था कि भारत स्वच्छ बने और स्वस्थ बने। तो इस प्रकार जिनका आंसर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी ही नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। धालो एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, धार्मिक लोक नृत्य है। कहां का साथियों? ये गोवा का है। कहां का है साथियों? गोवा का है। अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है जिसका नाम छालो है। आपसे पूछा जाएगा छालो लोक नृत्य कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। आपसे पूछा जाएगा साथियों नूपा नृत्य कहाँ का है। क्या अगर आपसे नूपा नृत्य पूछा जाए तो आपको मणिपुर बता देना है। लेकिन अगर आपसे साथियों गौर मारिया नृत्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि गौर मारिया नृत्य कहाँ का है, तो गौर मारिया नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और धालो नृत्य कहाँ का है साथियों, गोवा का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे पूछे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैं कहूंगा रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ई की जब हम बात करते हैं साथियों नपुंसकता यहां से आ जाती है। क्या नपुंसकता यहां से साथियों आ सकती है। विटामिन बी की अगर बात करते हैं साथियों बेरी बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। क्या बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। लेकिन रिकेट्स नाम का जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए आपको ध्यान रखना है एक तो विटामिन सी नहीं बल्कि बी, और एक तरीके से साथियों बात करते हैं यहां पर सी, हाँ बी और सी दोनों है। बीसी की इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक से मैंने भी याद किया था, ठीक है ना। बीसी की अगर बात करते हैं साथियों तो ये जल में विटामिन जो है ना वो घुलनशील है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कीड़ा, क्या वसा में घुल जाता है कीड़ा। कीड़ा का मतलब क्या है, विटामिन के वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है, विटामिन ए वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा जो है ना कीड़ा जो है ना ये वसा में घुलनशील है। और बचा क्या फिर साथियों, बी बचा और सी बचा जो कि जल में घुलनशील है। तो कुल मिला के यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, क्योंकि विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये तो वसा में घुलनशील होते हैं, जल में नहीं होते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, मुझे बताइए। तो साथियों जो हृदय की कमजोरी होती है ना इसका पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगर ईसीजी की साथियों बात करते हैं तो आप लोग साथियों यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। और कहीं कहीं पर साथियों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी लिखा हो सकता है, तो दोनों ही बातें आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को, यकृत को, हृदय को या साथियों किडनी को। तो प्लीहा की अगर बात करते हैं, प्लीहा को ही साथियों मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों मानव शरीर में जो कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है जिसका नाम क्या होता है साथियों, स्टेपीज। ये कान में हड्डी होती है और यही साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के, क्योंकि 50 क्वेश्चन अगर सामान्य ज्ञान के हैं ना तो 8 से 10 क्वेश्चन मानकर चलिए कि करंट अफेयर के भी आपसे पूछे जाएंगे। कहने के नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ जो किया है वो किसने किया है साथियों, जेपी नड्डा साहब ने किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। तो साथियों ये काम तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। क्या हिमाचल प्रदेश में ही साथियों मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे ये, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है साथियों, तो इनका नाम क्या था, एस पद्मनाभन इनका नाम था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है कौशिक राजशेखर। क्या नाम है इनका, कौशिक राजशेखर इनका नाम है, और इनको ही वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों 50 क्वेश्चन के बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे। कह रहे कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को किया गया है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इनका नाम है साथियों गोविंद ढोलकिया, और गोविंद ढोलकिया को ही सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद देखिए लोकपाल का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो अजय माणिकराव खानविलकर इनका नाम है, और अजय माणिकराव खानविलकर को ही लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, तो अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने लेवल को साथियों चेक कीजिएगा कि कितनी तैयारी आपकी रीजनिंग में है। चलिए, तो पहला सवाल है, कह रहे कि 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है, उस संख्या का चयन करिए जो दो वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। जैसे कि 2 यहाँ पर है ना, तो 2 का विपरीत साथियों यही तो होगा, 6 नहीं बल्कि 6 का साथियों उधर वाला। तो आप उम्मीद करता हूं साथियों आप समझ चुके होंगे। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक बार देखकर मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें 4 सेम है, और अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, और उसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, तो हम ये मान सकते हैं कि जब हमें एक एक चीज सेम मिल जाती है, जिसके 4 जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर ये वाला 4 ये वाला सेम है, तो मैं कहूंगा साथियों कि 5 का विलोम वाले यानी कि 5 के विपरीत पृष्ठ पर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 2 के विपरीत पृष्ठ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 2 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा नंबर होगा? 5 नंबर होगा। तो 5 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर कथन आपके सामने है। क्या कथन आपके सामने है और साथियों निष्कर्ष आपके सामने। आपको कथनों को पढ़ना है और बताना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि कुछ कारें ट्रेन है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगी? ये कारें हो जाएंगी। और कुछ कारें, इतनी कारें कौन होंगी साथियों? ट्रेन हो गई। उसके बाद कह रहे कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है, तो कुछ ट्रेन क्या हो जाएंगे साथियों? कुछ ट्रेन मान लीजिए क्या हो गए? ट्रैक्टर हो गए। तो साथियों ये हमने ट्रैक्टर यहां पर लिख दिए। उसके बाद साथियों क्या कहा गया? उसके बाद अब निष्कर्ष है, निष्कर्ष को पढ़िए। देखिए 3 निष्कर्ष हैं, 1 2 और ये 3। यहां पर क्या क्या साथियों कहा गया? बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। देखिए कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर है, कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है। ठीक है, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी ट्रेन ये हो गई, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। देखिए ये तो गलत है, ये कैसे सरासर गलत हो जाएगा? कोई भी ट्रेन कार नहीं है। ठीक है, अरे भाई ट्रेन, कुछ ट्रेन यानी कि इतनी ट्रेन कारें हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ ट्रैक्टर कार हैं। अच्छा एक बात देखिए, कह रहे कि कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है और कह रहे कि कुछ ट्रैक्टर कार हैं। अरे भाई एक बात तो होगी, या तो मोहन अच्छा होगा, क्या, या मोहन अच्छा लड़का होगा या मोहन बुरा लड़का होगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम ये मान लेते हैं कि या तो 1 या तो 2 सही है। अब यहां पर क्या कहा गया? कह रहे कि कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है और यहां पर कह रहे हैं कुछ ट्रैक्टर कार हैं। तो मैं कह सकता हूं कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 तक अनुसरण करता है, या निष्कर्ष 1 सही है या 3 सही, यानी कि दोनों में से कोई एक सही, और ये तो है ही गलत। तो मैं कहूंगा कि आपका सबसे उपयुक्त आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि लखनऊ का जो संबंध गोमती से है वही संबंध किससे होगा? तो यहां पर अगर बात करें साथियों वाराणसी यहां पर लिखा होना चाहिए। क्या यहां पर वाराणसी लिखा होना चाहिए? तो अगर बात करते जैसे कि लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर है, उसी प्रकार वाराणसी की अगर बात करते तो ये गंगा नदी के किनारे पर है, इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, देखिए जिस टाइप के एग्जाम में, आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, जीएस, उसके अलावा रीजनिंग और उसके अलावा मैथ, और तीनों ही सब्जेक्ट को साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपको साथियों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टारगेट सिलेक्शन पर आरपीएफ की क्लासेस शुरू हो चुकी है। और इससे पहले साथियों एसएससी एमटीएस की लगातार मैंने कई सारी क्लासेस दी, ठीक है ना। तो अगर आपका एमटीएस का पेपर था तो आप जरूर जुड़े होंगे मुझसे, जरूर आपने स्टडी की होगी। देखिए यहां पर आपको बताने के सबसे विषम कौन सा ऑप्शन है। तो अगर बात करते हैं साथियों लेटर पोजीशन की, जैसे कि G7 पर आता है, S19 पर आता है और H8 पर आता है, H8 पर आता है। इसकी अगर बात करें A1 पर आता है, T20 पर आता है, G7 पर, N14 पर आता है, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान है। चलिए B2 पर आता है, Q17 पर आता है, J10 पर आता है, M13 पर आता है। इसकी अगर बात करें D4 पर आता है, E5 पर आता है, W23 पर आता है, K11 पर आता है। अब देखिए इसमें आपको बताने सबसे विषम कौन सा है। अगर इसको हम लोग काउंट करें, क्या करें साथियों, काउंट करें, तो 23 और 11 कितना हो जाएगा, 33, 34 हो जाएगा। 34 और 4 38, 38 4 के 5 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए जरा साथियों, कह रहे हैं कि 17 और 13 पता कितना होता है साथियों, 30 हो जाएगा।
ठीक है ना, 30 हो जाएगा और ये टोटल मिला के 42 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें ये 21 हो गया, 21 41 42, ये भी आपका 42 हो गया। और इसकी अगर बात करें साथियों 8 कमा 8 16 हो जाएगा, या ऐसा कर लो साथियों, हाँ 8 कमा 8 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और 16 यानी कि 26 और 26 और ये आपका 35 हो गया, 35 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी कि इसको भी जोड़ने पर 42 आया, इसको भी 42 आया, इसको 42 है, लेकिन इसको 43 आया। तो सबसे असंगत कौन सा है, सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला है। यानी कि जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप लोग प्यार से क्या कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका अगर तरीके से बात करें साथियों, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है ना। तो एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को QUTSAN लिखा जाता है, तो आपको बताना उसी लॉजिक के अनुसार WINDOW को क्या लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें, इसको मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर लिख लूं क्या, या एक काम साथियों ये मैं करता हूं, लिख लेता हूं साथियों। देखिए F की अगर बात करते हैं ना, तो F होता है आपका साथियों 6 पर, L होता है आपका 12 पर, O होता है 15 पर, और W 23 पर होता है, और E 5 पर होता है, और R 18 पर होता है। इसकी अगर बात करें साथियों K 11 पर होता है, और T आपका 17 पर होता है। एक काम करो, इसको सामने लिखो तो तभी तो मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये आपका K जो होता है वो 11 पर होता है, Q 17 पर होता है, T 20 पर होता है, और S आपका 19 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर होता है। अब देखिए 6 से ये 11 हो गया है, कितना बढ़ाया गया है साथियों, प्लस 5 किया गया है। 12 से ये 17 हो गया, कितना प्लस किया गया है, प्लस 5 किया गया है। 15 से 20 हुआ है साथियों, प्लस 5 किया गया है। अगर बात करते हैं यहां पर, ये 23 से 19 हुआ, यानी कि 4 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, और 5 से 1 हुआ है, 4 माइनस कर दिया, 18 से 14 हुआ है, 4 माइनस कर दिया। यानी कि 3 में तो आपको 5 5 5 प्लस करना है, लेकिन उसके बाद 4 4 4 माइनस आपको करना है। बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है साथियों इस सवाल में। तो इसमें भी हम साथियों यही देख लेते हैं, ये आता है आपका 23 पर, I 9 पर, और N 14 पर, और E 4 पर आता है, O 15 पर आता है, W 23 पर आता है। पहले 5 5 5 प्लस कीजिए, तो अगर साथियों इसमें 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, W, ठीक है ना, X Y Z A B, तो यहाँ पर B आ जाएगा। इसमें 5 प्लस करेंगे 14 आ जाएगा, 14 पर साथियों N होता है तो BN लिख गया, ठीक है। इसमें 5 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 पर S होता है तो BNS कहाँ पर लिखा हुआ है, BNS तो एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा। अब इसमें 4 माइनस करना है, तो जब आप इसमें 4 माइनस करोगे साथियों तो क्या आ जाएगा, अरे भाई A तक तो A खत्म हो गया, अब Z आ जाएगा। तो Z कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर यहाँ पर B है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इसमें भी 4 माइनस, इसमें भी 4 माइनस आपको करना है। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, यहां पर TK लिखा हुआ है और खाली जगह है, उसके बाद TKT लिखा हुआ है और खाली जगह है, उसके बाद साथियों P खाली जगह, K खाली जगह है, KP TK लिखा हुआ है, फिर खाली जगह है, और K के बाद खाली जगह है, फिर TK है। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से लेटर आएंगे। देखिए सबसे पहले इस सवाल में आपको करना होता है कि लेटर काउंट कीजिए और कितनी खाली जगह है उनको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि कितने लेटर हैं साथियों, टोटल मिला के 20 लेटर हैं, ठीक है। तो या तो 4 का पेयर बन सकता है, या साथियों 5 का पेयर बन सकता है। 4 का पेयर बनाकर, 5 का पेयर बनाकर देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। आप देखेंगे अंत में KPTK आ रहा है, क्या KPTK आ रहा है। तो अगर हम साथियों यहाँ पर क्या लिख लें, P लिख ले, अगर K तो अंत में क्या आ गया, KPTK आ गया। यहाँ पर अगर बात करें साथियों P लिख लें तो KPTK आ गया, और यहाँ पर साथियों क्या लिख ले, KP, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों K आ जाएगा, KP, और यहाँ पर T आ जाएगा। सब पूरे हो गए। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर T आ जाएगा। अब यहाँ पर भी साथियों T आ जाएगा। तो अब आपको बताने आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है। आपने साथियों P लिखा है आपने साथियों यहाँ पर P लिखा है, फिर आपने K लिखा है, फिर आपने T और T लिखा है, T और T लिखा है, फिर आपने फिर से T लिखा है, फिर आपने P लिखा है। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कहूँगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, तो रक्त का संबंध किससे होगा, हीमोग्लोबिन से, प्लाज्मा से, प्लेटलेट से, या साथियों श्वेत रक्त कणिकाओं से। देखिए जिस प्रकार क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो उसी
प्रकार हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग साथियों लाल होता है, तो मैं कहूंगा कि आपका रक्त का संबंध जो होगा वो हीमोग्लोबिन से होगा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। देखिए इस सवाल को देखकर मुझे एक चीज साथियों याद आ गई, मिस हो गया, एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये मैं आपको साथियों बता देता हूं, ये मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए इस सवाल की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए, चलिए इस सवाल की अगर साथियों हम लोग यहां पर बात करते हैं, इसमें क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यानी कि जब आप इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, जो सबसे अंत वाला लेटर है वो सबसे पहले दिखेगा, टी ऐसा दिखेगा। एन की अगर बात करते हैं, एन कुछ ऐसा दिखेगा, नौ साथियों कुछ ऐसा दिखेगा, ई कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, और एम जैसा वैसा दिखेगा, यू जैसा वैसा दिखेगा। चार आपका, अच्छा चार उल्टा ऑलरेडी बना हुआ है, तो चार हम कैसे बना देंगे, नहीं चार मतलब चार का मुंह बाईं तरफ है ना, तो इसका मुंह साथियों दाईं तरफ हो जाएगा, चार ऐसे बन जाएगा, और सी ऐसे बन जाएगा, ओ ऐसे बन जाएगा, डी ऐसे बन जाएगा। तो अब आपको बताना है साथियों ऐसे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखकर मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए तो यहां पर तो साथियों टी एन ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहां पर। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब इस सवाल को देखेंगे साथियों, यहां पर बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है साथियों, देखिए कह रहे हैं कि नीचे दी गई आकृति में आयत मजबूत को निरूपित करता है। यानी कि जो आयत है, यानी कि ये जो है ना आयत, ये आयत की अगर बात करिए मजबूत लोगों को बताता है कि ये इतने लोग, इतने लेटर्स जो हैं जो आयत में है ये सब मजबूत हैं। वृत्त चमड़े को निरूपित करता है, यानी कि वृत्त की अगर बात करते हैं साथियों तो ये आपके चमड़े को, यानी कि ये सब आर एम जी ये सब चमड़े हैं। त्रिभुज थैले को दर्शाता है, यानी कि त्रिभुज में क्या है साथियों, थैले हैं। जो भी साथियों यहाँ पर ओ के एन एच एम ये सब थैले हैं। और कह रहे हैं कि वर्ग जो है ना ये लाल को दर्शाता है, यानी कि जो वर्ग है अगर बात करें, देखिए आयत तो ये है ना, ये तो वर्ग हो जाएगा, तो इसको हटा के साथियों हम यहां पर लिख लेते हैं ये तो आयत है। मुझे देखिए ये भी वैसे देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा आयत वाली शेप में दिख रहा है, लेकिन अब यहां पर बात करें, देखिए ये थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, थोड़ा सा ये भी तो आयत हो ना। अगर बिल्कुल सब बराबर होता, सब बराबर, तो वो वर्ग होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों, ये आयत आपका हो गया, ये आयत हो गया। आयत की अगर बात करें, आयत को क्या कहा गया है, यहाँ पर आपके सामने है कि आयत को मजबूत कहा गया है, तो ये सारे के सारे मजबूत हो जाएंगे। और वर्ग को क्या कहा गया है, लाल कहा गया है, तो ये सारे के सारे लाल हो जाएंगे। अब सवाल में क्या पूछा गया ये एक बार आप लोग देखकर साथियों मुझे बता दीजिए कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए कहने के उस अक्षर का चयन करें जो चमड़े के उन थैलों को निरूपित करता है। चमड़ा किधर गया, चमड़ा किधर गया, चमड़े के उन थैलों, थैले आपके ये हो गए, चमड़े के उन थैलों को निरूपित करता है जो मजबूत हैं। क्या, जो मजबूत हैं, ठीक है भाई साहब मजबूत हैं लेकिन लाल रंग नहीं है। तो मैं कहूंगा एम साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है, एम ही तो होगा। तो एम जिनका आंसर है मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब यहां पर साथियों नंबर सीरीज वाला आपके सामने सवाल है। नंबर सीरीज से भी साथियों मतलब इसको नंबर सीरीज भी आप बना सकते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है ना, तो इसको 1 कर लो, डी लिखा है तो इसको 4 कर लो, आई लिखा है 9 कर लो, फिर 16 कर लो, फिर 18 कर लो। ऐसे आपकी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप सही जवाब तक साथियों पहुंच सकते हैं। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें, कहा गया था कि इसमें से असंगत, अच्छा जी ये सीरीज वाला नहीं, ऐसा नहीं कि यहां पर आपसे कौन सा लेटर आएगा ये पूछा जा रहा है, यहां पर ये पूछा जा रहा है कि असंगत इसमें से कौन सा है। तो असंगत यानी कि सबसे अलग कौन सा है। देखिए ये 2 है, ये 9 है, तो 2 9 16 को आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, ये 4 का स्क्वायर हो सकता है और ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये 18 कैसे आ गया। यहां तो 5 के स्क्वायर 25 होना चाहिए था। मैं कहूंगा ये सबसे असंगत है, या असंगत है तो यानी कि आर असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर भी आपको क्या बताना है साथियों, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। जैसे कि जब आप GR8ZEQ को दर्पण में देखोगे तो ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा। मैं आपको हर बार बताता हूं जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि Q लगभग आपको ऐसा दिखाई देगा। ई की बात करें, ई आपको ऐसा दिखाई देगा। जेड की अगर बात करें साथियों, जेड आपको ऐसा दिखाई देगा और 8 ऐसा दिखाई देगा। आर की बात करें, आर ऐसा और जी साथियों ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है साथियों, क्यू ई ऐसे कहां पर बना हुआ है। देखिए
क्यू ई ऐसे कहां पर साथियों बना, अच्छा यहां पर तो भाई साहब ये ऊपर हो गया, ठीक है, ये भी ऊपर, ये नीचे आएगा, ऐसा कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका भी आंसर मुझसे पहले था ऑप्शन नंबर सी, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों आपको यहां पर बतलाना है कि यहां पर क्या आएगा, क्या 9 आ जाएगा, 9 के बाद तो 10 होता है, ठीक है ना। चलिए तो कैसे साथियों यहां पर क्या आ सकता है, एक बार देखिए और फटाफट साथियों मुझे आप लोग यहां पर आंसर बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, जैसे कि ये 2 से 4 हुआ है, 4 से 6 हुआ है, 6 से 8 हुआ है, 8 से 10 हुआ है, 10 से 12 हुआ है, 12 से 14 हुआ है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, 2 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया। अब यहां पर साथियों 2 बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा, और यहां पर साथियों 13 आ गया, ठीक है ना। और यहां पर अब यहां पर देखिए 2 थोड़ी ना बढ़ाएगा, एक सेकंड रुकिए जरा, अब यहां पर थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है साथियों, मुझे भी ध्यान देना है। देखिए अब आपको यहां पर साथियों लॉजिक समझ में आ गया, ये वाला तो लॉजिक आपके समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये 17 है, 17 से एकदम साथियों 13 हो गया, यानी कि कितना घटाया गया साथियों, 13 14 15 16 17, यानी कि 4 घटाया गया। उसके बाद अब यहां पर से क्या घटाया नहीं पता है, यहां से यहां कितना घटाया गया, 2 घटाया गया, और यहां पर भी साथियों 2 घटाया गया, 2 बढ़ाया गया, ये 2 बढ़ाया गया। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग भी देख पा रहे हैं कि ये सब, ठीक है ना, ये सब आपका 17 है, 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 7 भी अभाज्य संख्या है, तो इसके यानी कि 13 और 7 के बीच की अभाज्य संख्या 11 होती है, तो यहां पर 11 आएगा साथियों, 9 नहीं आएगा। अब हजारों हजार हिसाब से बच्चे साथियों यहां पर 9 लगा के आंसर कर आएंगे, जो कि उनका गलत हो जाएगा। ये वाली जो सीरीज है ना साथियों, ये अभाज्य संख्याओं वाली सीरीज है, अभाज्य संख्याओं वाली। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। निमेश मेघना का इकलौता भाई है, तो जो कहा जा रहा है साथियों वो आप करते जाइए, ठीक है। निमेश मेघना का इकलौता भाई है, सुरभि निमेश की बेटी है, मेघना और नेहा बहनें हैं, मणि कर्ण का बेटा है जो कि मेघना का पति है, मणि का सुरभि से क्या संबंध होगा। तो मेघना और नेहा बहनें हैं, तो क्या कहा गया है साथियों यहां पर, मेघना और नेहा ये आपस में क्या है साथियों, ये मेघना और नेहा आपस में बहनें हैं, ठीक है, तो बहनें हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि निमेश जो है ना ये मेघना का इकलौता भाई है, ठीक है, यानी कि 2 बहनें हैं, इनका जो भाई है ना साथियों उसका नाम क्या है, निमेश है। तो ये निमेश भाई हो गया, और निमेश की 2 बहनें हैं, मेघना और नेहा। उसके बाद क्या है कि सुरभि निमेश की बेटी है, यानी कि निमेश की जो बेटी है ना साथियों इसका नाम क्या है, इसका नाम सुरभि है। तो इतनी बात क्लियर हो गई बिल्कुल। उसके बाद मेघना और नेहा बहनें, ये तो लिख चुके और पहले ही। मणि कर्ण का बेटा है, तो क्या कहा गया साथियों, मणि कर्ण का बेटा है। मान लीजिए साथियों कर्ण ये हो गया, कर्ण का बेटा कौन है, मणि है, तो मणि यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहने कि जो मेघना का पति है, देखिए जो का मतलब पता क्या होता है, हमेशा बाद वाले के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। यहां पर 2 लोगों का नाम है, मणि कर्ण का बेटा है, तो ये कर्ण के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो कि मेघना का पति है, कौन, कर्ण। मेघना का पति कौन है, मेघना का पति साथियों कर्ण है। तो ये पति हो गए, ये उनकी पत्नी हो गई, ये उनकी बहन हो गई, ये मेघना का भाई हो गया, निमेश की बेटी हो गई, कर्ण का बेटा हो गया। तो मैं कहूंगा मणि का मेघना से क्या संबंध है, तो मणि बेटा है मेघना का। खैर सवाल क्या पूछा जा रही है, देखिए कह रहे मणि का सुरभि से क्या संबंध है, यानी कि सुरभि क्या कहेगी। तो मैं कहूंगा ये सुरभि और ये मणि हो गया, ये दोनों आपस में एक तरीके से ये फुफेरा भाई हो जाएगा, इसका क्या, फुफेरा इसका भाई हो जाएगा। और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए कह रहे हैं कि यहां पर अगर बात करते हैं, दी गई शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है, इसमें इस प्रकार से बने बॉक्स में दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक आएगा। अरे भाई किसके विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, मान लीजिए यहां पर हार्ट बना लेते, क्या हार्ट बना लेते, तो हार्ट के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, क्या करूं, इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर समझ में आए। देखिए अच्छा भाई ये आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटा ही करना पड़ेगा, या इसको और ऊपर कर दूं,
हाँ अब देखिए, मतलब आपको हार्ट के विपरीत बताना है क्या आएगा। देखिए अगर आपसे ये जो यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसका विपरीत पूछा जाता है तो इसका विपरीत साथियों पता क्या हो जाता, ये जो खाली जगह है ना इसका विपरीत ये हो जाती, ये इसका विपरीत हो जाती ये वाला। और अगर इसका विपरीत, ये पेड़ जैसा लग रहा है, इसका विपरीत पता क्या होता है, ये वाला हो जाता। अब बचा क्या साथियों, ये बचा और ये बचा, यानी कि ये हार्ट है, हार्ट का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा। यानी कि ये ऐसा कहां पर बना हुआ है, मैं कह सकता हूं ऐसा तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे हैं यहां पर कि निम्नांकित व्यंजन में, ठीक है, क्या कहा गया है साथियों कि निम्नांकित व्यंजन में यहां पर साथियों भाग है, क्या है यहां पर भाग है, भाग को क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है। तो भाग को साथियों क्या लिखा जाएगा, भाग को साथियों क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। कहने के आपस में, अच्छा ऐसा नहीं कहा गया है, कह रहे भाग और माइनस के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। चलिए यानी कि भाग जहां पर होगा वहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस जहां पर होगा वहां पर भाग हो जाएगा। और कहने के 2 और 4 के स्थानों को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि जहां पर 2 होगा वहां पर 4, जहां पर 4 होगा वहां पर 2। तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, यहां पर क्या कहा गया है 426 है, तो जहां पर 2 4 को बदलना है ना, तो ये साथियों क्या है, ये आपका 4 है तो यहां पर साथियों 2 आ जाएगा, और यहां पर 2 है तो यहां पर 4 आ जाएगा। 6 जैसा वैसे ही रहेगा, भाग की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया, 6 है तो 6 लिख दिया, 4 की जगह पर 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। माइनस जैसे, अच्छा माइनस की जगह पर भाग है तो यहाँ पर भाग आ जाएगा, ये 3 है और ये 1 है, 2 की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब सबसे पहले साथियों आपको भाग को सॉल्व करना है। देखिए 628 भाग 314, 300 300 600 हो जाएंगे, 14 14 28 हो जाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि 314 का डबल होता है 628, यानी कि 314 एकम 314 एकम और 300 दुना 314 दुना कितने हो जाएंगे 628 हो जाएंगे, यानी कि 246 माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 244 आपका आंसर आ जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। सभी कॉन्सेप्ट बहुत टॉप लेवल के हैं जो आरपीएफ के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं, क्या 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं साथियों बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं और कहा जा रहा है कि ए बी से 40% कम है और बी सी से 15% कम है, और यदि सी डी से 50% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए अब इस सवाल को कैसे मैं आपके लिए आसान बना देता हूं। यहां पर कहा गया है कि सी डी से 50% अधिक है, तो अगर हम साथियों मान लेते हैं सी को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड, यहां पर क्या, यहां पर डी भी है ना, तो डी मान लीजिए। तो सी को अगर हम मान लीजिए 100 मान लेते हैं तो कहा गया है कि सी जो है ना, सी ये डी से 50% अधिक है। अच्छा डी से 50% अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, हमें डी को 100 मानना होगा फिर, ठीक है। सी जो है ना, ये सी डी से 50% अधिक है, तो जब डी 100 है तो सी अपने आप में 150 हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया है कि बी और सी का क्या मैटर है, कह रहे हैं कि बी सी से 15% कम है, यानी कि बी जो है ना ये सी से 15% कम है। तो एक काम करिए 150 का 15% निकालिए और उसमें से जो आए उसमें से 150 में से उसको माइनस कर दीजिए, वो आपका बी निकल आएगा। इसको देख लीजिए साथियों, ठीक है। इसको अगर कट करते हैं 50 तिया 150, 50 दूना, इसको अगर कट करेंगे 7.5 आ जाएगा। यहां पर तो साथियों जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा, हमें पॉइंट में नहीं लिखना है। अब पता साथियों आप पॉइंट से बचने को क्या करेंगे, आप एक काम करिए, आप इसको डबल कर लीजिए, इसको भी डबल कर लीजिए। अगर हम इसको 200 मान लेते हैं तो इसको हमें साथियों 300 मानना होगा, अब पॉइंट नहीं आएगा। अब काम करके आप देखिए क्या कहा गया था, बी और सी का संबंध बताया गया था कि बी जो है ना ये से सी से 15% कम है, यानी कि बी सी से 15% कम है। तो हम साथियों क्या कर सकते हैं, ठीक है, बी सी से 15% कम है, तो इस सी का यानी कि 300 का 15% जरा निकालिए आप, 0 से 0 कैंसिल, 45 आ जाएगा यहां पर, यानी कि 300 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, आपका कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। तो बी कितना आपका निकला 255 निकला। इतनी बात साथियों क्लियर है बिल्कुल।
तो अब आपके सामने बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब कहा गया है साथियों कि ए बी से 40% कम है, ठीक है, यानी कि बी कितना है साथियों, बी आपका 255 है, इसका 40% निकाल लो और इसमें से घटा दो साथियों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये साथियों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 पंजे 25, 5 छे कम 5, 51 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 102 हो जाएगा। अब इसमें से 102 जब आप साथियों यहां पर घटाएंगे तो जरा इसमें से 102 आप पहले घटाओ, 255 में से 102 आपको अगर घटाएं तो 3 आ जाएगा, 5 1 यानी कि 153 जो है ना, ये साथियों ए आ जाएगा। तो अब आपको ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, डी भी पता है। कह रहे कि ए और डी से कितने प्रतिशत कम है, ए जो है ना ये डी से कितने प्रतिशत कम है। मैं कहूंगा साथियों ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा साथियों कितना कम है, 200 में से 153 जब आप साथियों माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से 47 आ गया, यानी कि 47 कम है। तो 47 को प्रतिशत में आपको बदलना है, ठीक है ना। यहां पर साथियों 200 आ जाए क्योंकि 47 कम है किससे, 200 से, तो यहां पर ये आ गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कट करोगे तो 47 के आधे कितने होते हैं साथियों, 23.5 होते हैं। तो मैं कहूंगा 23% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। तो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए साथियों हमें एक ऐसा यानी कि 28, 36 और 45 का एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा। एलसीएम जब हम ज्ञात कर लेंगे ना, यानी कि यहां पर जो नंबर आएंगे उनको गुणा करने पर हमें एक ऐसी संख्या पता चल जाएगी जो 28 से, 36 से, 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। बस उसी संख्या में से हम 18 माइनस कर देंगे और वही हमारा इसमें से साथियों आंसर आ जाएगा। तो पहले तो साथियों आप ये काम करिए, 2 से कट करेंगे 14 आ जाएगा, यहां पर साथियों 18 आ जाएगा, 45 का 45 रहेगा, 2 से कट करेंगे 7 आ गया, 9 आ गया और यहां पर 45 का 45 रहा। 3 से कट करेंगे साथियों 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया। 3 से कट करेंगे साथियों 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 आएगा और 7 आएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 कम 12, 24 12 तिया 36, 36 और 35 की गुणा करा लीजिए। क्या 36 और 35 की आप साथियों गुणा करा लीजिए, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 18 आपका हो गया, 6 तिया 18 आपका हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया, 16 हो गया, ये आपका 2 हो गया, यानी कि 1260 जो है वो, यानी कि 1260 को 28 भी काट सकता है, 36 भी काट सकता है, 45 भी काट सकता है। कह रहे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ने पर, तो इसमें हमें 18 घटाना होगा और जब साथियों इसमें से 18 घटाएंगे तो 1242 आपका आ जाएगा। और 1242 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि ब्रैकेट में 17 प्लस 8 माइनस 5 गुणा 5 ब्रैकेट बंद प्लस 25 माइनस 48 भाग 6 प्लस 12 गुणा 2। अब इसको सॉल्व करें, इसको अगर सॉल्व करें देखिए 17 ये हो गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 तिया 15, 15 और 17 कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा, बिल्कुल 32 हो जाएगा, 15 17 32 हो गया, प्लस आ गया। अब इसको अगर कट करें 6 चंग 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी कि इसकी जगह 8 आ गया, ठीक है ना, 8 आ गया और इसकी जगह क्या आ जाएगा साथियों, 12 दूना 24 आ जाएगा और माइनस 25 आ गया। ठीक, चलिए अब 25 में से साथियों 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, प्लस आपका 24 हो गया। तो इन सबको साथियों आप जोड़ लीजिए, किसको जोड़ लीजिए, 32 को, 17 को, 24 को। देखिए तो 9 हो गया, 9 आपका 13 हो गया, 4 5 6 7 हो गया, यानी कि 73 आपका जो होगा वो 73 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, कह रहे कि उसकी चाल क्या होगी। तो आप सभी को पता है साथियों चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या चाल बराबर क्या होता है साथियों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहां पर अगर बात करते हैं तो दूरी भी आपके पास है, दूरी कितनी है साथियों, 600 मीटर है, और समय कितना है आपके पास, 5 मिनट में है। अगर साथियों मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी दूरी मीटर में हो तो समय सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहां पर 5 मिनट है तो 5 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा साथियों, 5 गुणा 60, यानी कि यहां पर 60 कर दीजिए। अब इसको अगर कैलकुलेट करें 60 एकम 60, 60 एकम 60, यानी कि यहां पर 10 हो गया, यहां पर 5 हो गया, तो मैं कहूंगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहां पर चाल की अगर बात करते हैं साथियों, चाल आपकी कितनी आ जाएगी, 2
मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगी, ठीक है ना। अब साथियों क्या है, अब इस ये चाल 2 मीटर प्रति सेकंड आ गए, लेकिन चाल को यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में कहा गया है बदलो, तो 2 को किलोमीटर प्रति घंटे में अगर बदलेंगे तो साथियों 18/5 से हमें गुणा करानी होती है। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कराओ, या अगर बात करें साथियों चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और अगर मीटर प्रति सेकंड में साथियों अगर आपको बदलना है तो 18/5 से आपको गुणा कराना है। चलिए 18 दूना 36 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, एक बचेगा ना, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगी साथियों, ये चाल हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है, कह रहे एक वस्तु का सूची मूल्य साथियों 576 है, इसे सूची मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और यदि इसका विक्रय मूल्य 480 है तो इसका लाभ होगा या हानि होगी। देखिए अगर 576 है और 20% की छूट देकर साथियों पूछी जाती है यानी कि बेची जाती है तो उसको जाहिर सी बात है 80% में बेचा जाता है, ठीक है ना। तो जब साथियों आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंजे इतना आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 5 एकम 5 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 26 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, पॉइंट लगाया, 5 दूना 10 हो गया, तो 115 की गुणा साथियों 115.2 की गुणा 4 से आपको कराना है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि 460.8। ये पता क्या आया है, ये साथियों क्या आया है फटाफट आप लोग बताइए। ये एक तरीके से विक्रय मूल्य आया है, यानी कि एक वस्तु का सूची मूल्य 576 है लेकिन जब उस पर 20% की छूट दी जाती है और उसे बेचा जाता है यानी कि 460 रुपए में उसको बेचा जाता है। तो कहने कि अगर वो वस्तु 480 रुपए में खरीदी गई हो, अब देखिए 480 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, ठीक है ना, और 460 रुपए में उस वस्तु को साथियों बेच रहे हैं, तो अगर यहां पर बात करते हैं साथियों कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, ये तो पता है कि नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का साथियों नुकसान हो रहा है यहां पर अगर बात करते हैं तो साथियों यहां पर 9 आ जाएगा, यहां पर आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 19.2 रुपए का 19.2 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अब आपको इसको ही प्रतिशत में बदलना है, इस हानि को प्रतिशत में बदलना है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका साथियों 480 आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कट करे 2 × 18, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा, 2 इससे 2 से कट करे 24 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब अगर साथियों बात करें, देखिए और कट करें, नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 12 कम 12, 12 3 36, 12 चौक 48 आ जाएगा, यानी कि 4% की हानि हुई है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक वस्तु 425 में खरीदी, 500 रुपए में बेच दी, बताइए लाभ कितना हुआ। लाभ कितना हुआ, साफ साफ लाभ है 75 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, 75 रुपए का लाभ हुआ 425 पर। तो इसको साथियों आप क्या कर दीजिए, इसको आप साथियों कैलकुलेट कर दीजिए और आंसर तो आपका बहुत आराम से निकल आएगा। 25 तिया हो जाएगा, या काम करो 5 से कट करेंगे, 5 से कम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और इसको कट करेंगे साथियों 17 यहाँ पर आ जाएगा, 5 कम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा, बटे 17 हो जाएगा। अब साथियों इसको अगर कट करें तो कैसे यहाँ पर क्या होगा, देखिए 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो जाएगा। अब यहां पर साथियों कितना आ जाएगा, अब यहां पर कितना आ जाएगा, 0 ये लगा हुआ है, ठीक है ना, यहां से साथियों 13 आपका हो जाएगा। तो 17 अगर अट्ठे की बात करें तो 17 अट्ठे 136 होता है, ठीक है, 17 अट्ठे 136 होता है, 17 सत्ते कितना होता है साथियों, 17 सत्ते 119 होता है। तो बिल्कुल यानी कि 17 पॉइंट करके कुछ यहां पर आएगा और 17 पॉइंट करके कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इस सवाल में साथियों थोड़ी सी दिक्कत है, यानी कि ये सही तरीके से सवाल नहीं हो पाया है, इसलिए इसको स्किप कर देना होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 7 विषम अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 3 होगा, उसके बाद साथियों +7 +7 +5 +7 +11 हो जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद 17 आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा। तो ये 7 विषम अभाज्य संख्याएं होंगी, 7 संख्या हैं तो 7 आ गया। तो इनका आपको बताना है साथियों क्या कि माध्य क्या होगा, यानी कि औसत क्या होगा। अब इन सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक बार साथियों देख लीजिए, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 और ये 3 19 हो जाएगा, 19 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 27 27 30 और 35 35 का आ जाएगा साथियों 5 और लग जाएगा 3 3 और 1 4 5 6
6 आ जाएगा तो साथियों ये कितना हो गया 3 4 5 6 हो गया और ये 7 हो गया तो 75/7 हो गया। तो मैं कहूंगा साथियों तकरीबन कितना है, तो ये 7 एकम 7 हो गया, ठीक है ना, 7 एकम 7 हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे साथियों, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी 0 आएगा, 7 7 49 आ गया, यानी कि 10.7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बहुत लाजवाब है साथियों। यानी कि राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कार्यकुशल है, यानी कि 2 लोग यहाँ पर हैं, एक तो साथियों राम है और कौन है, और यहाँ पर कृष्ण है। चलिए, यानी कि राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कार्यकुशल है, यानी कि क्षमता की अगर बात करते हैं तो क्षमता साथियों कितनी है, राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कुशल है, ठीक है ना, यानी कि अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2 होगी। लेकिन समय की बात करते, दिन की अगर बात करते, तो अगर राम कोई काम 2 दिन में करता है तो कृष्ण उसको 1 दिन में कर लेता है। उसके बाद कहा गया कि एक काम को अकेले 12 दिन में पूरा करता है, कौन, अच्छा, एक काम को अकेले, राम की बात की गई, यहां से देखिए राम जो के जो कृष्ण की तुलना में आधा कार्यकुशल है, एक काम को 12 दिन में करता है, यानी कि राम एक काम को 12 दिन में करता है, लेकिन यहां पर कहा गया है कि 2 दिन में करता है, तो इसकी गुणा हमें 6 से कराना पड़ेगी, तभी तो 12 आएगा। तो अगर कृष्ण एक काम उसी काम को कितने दिन में करता है, इसकी भी गुणा 6 से कराना पड़ेगी, तो 6 आ जाएगा। यानी कि राम एक काम को अगर 12 दिन में करता है और कृष्ण उसी काम को 6 दिन में करता है, तो मैं कहूंगा कहने के तो वे पूरा करने में कितना, यानी कि अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। एक ऐसा नंबर जो दोनों से नंबर से कटे 12 ले लेंगे, 12 एकम 12, 6 दूना 12, ठीक है, यानी कि टोटल काम आपका 12 हो जाएगा। राम एक दिन में 1 काम करेगा, कृष्ण एक दिन में 2 काम करेगा, यानी कि डेली 3 काम होगा और 12 टोटल काम है, तो कितने दिन में यह काम हो पाएगा, 4 दिन में यह काम हो जाएगा, इसलिए 4 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग कितना है, 8550 है। उन संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या है साथियों, देखिए पहली संख्या आपकी क्या है, 3x है मान लीजिए, दूसरी संख्या है 2x है, तीसरी संख्या 5x है। कह रहे कि अगर इनका वर्ग कर दिया जाए तो योग 8550 आता है, यानी कि इनका वर्ग हमने कर दिया, क्या हमने इनका कर दिया, वर्ग कर दिया, और इनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, इनको आपस में जोड़ दिया, तो योगफल कितना आता है, 8550 आता है, तो 8550 साथियों योगफल इनका आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, 9x स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई स्क्वायर तो x के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर जो स्क्वायर है वो 9 आ जाएगा, x तो स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर साथियों 25 क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर साथियों 4 नहीं बल्कि 2 दूना 4, हाँ बिल्कुल 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर, यहाँ पर आपका 25x स्क्वायर आ जाएगा, क्या 25x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2500 क्या आ जाएगा साथियों, 8550 आ जाएगा, 8550 आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल साथियों क्लियर है। उसके बाद इनको जोड़ लीजिए, 25 और 29 हो जाएगा, 29 और साथियों 38 हो जाएगा, यानी कि 38x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8550 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। अब अगला स्टेप देखिए साथियों, x स्क्वायर बराबर 8500 क्या साथियों, अच्छा यहाँ पर 8500 था, मैंने यहाँ पर 8800 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी मैं इसको सही कर देता हूँ। 8550 आपका ये आ गया, तो 8550 आपका यहाँ पर भी आएगा, 8550 आपका यहाँ, यानी कि x स्क्वायर बराबर 8550 आपका आ गया, और बटे में क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए अब इसको साथियों अगर हम कट करते हैं, क्या इसको अगर साथियों कट करते हैं तो कैसे कट होगा, 2 से अगर कट करें तो 2 एकम 2, 2 नीम 18 हो जाएगा, 2 दूना 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब अगर साथियों इसको 19 से कट करें, क्या अब इसको यहाँ पर अगर साथियों 19 से कट करें तो 19 से भी ये बहुत आराम से कट हो जाएगा, डायरेक्ट कट हो जाएगा। देखिए 19 से कम 19, 19 दूना कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, तो 19 दूना कितने हो गए, 38 हो गए। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 आ गया साथियों, तो ये 47 हो गया। फिर 19 दूना कितना हो गया, 38 हो गया, ये 47 है, तो साथियों 9 जाएगा, 19 पंजे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 225 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 15 आ जाए, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही तो होता है साथियों 125, क्या 15 का स्क्वायर ही तो होता है 125, तो x का मान आपको मालूम पड़ गया। तो अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा साथियों, ठीक है, 3x अनुपात 2x अनुपात 5x, x बराबर 15, यानी कि 15 3 45 प्लस
इसका अनुपात निकाले तो 30 आ जाएगा, इसका अनुपात निकाले तो 75 आ जाएगा। इनको कैलकुलेट कर दो, इनको जोड़ दो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 5 और 5 10 आ जाएगा, हासिल 1 लगा 8, 8 और 12 13 14 15 यानी कि 150 आपका आंसर आ जाएगा। 150 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है, ठीक है ना। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में